मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के तीसरा चैप्टर का नाम है आपका अवयव यानी कि मैट्रिक्सेस, और हम उसका तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आने वाले हैं। और इसके पहले के 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। ये तीसरे वीडियो में हम आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस प्रकार के और सारी कुछ बातें करने वाला हूं। तो आप 1 बाय 1 इनको देखते जाएं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सब कुछ बहुत आसान तरीके से आपको दिया जाएगा, विद नोट्स कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक नोट्स दिया जा रहा है, जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स होता है वो उसी दिन उसी के वीडियो में बराबर दिया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं, विद्यार्थी बराबर इसका लाभ उठाएँ। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यहाँ पर सारी सुविधाएँ। आइए शुरू करता हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, मैं इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यदि किसी अवयव, पूर्ण रूप से उसके बाद बताना चाहता हूँ। यदि किसी अवयव के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल यानी कि इंटरचेंज दिया जाए तो इसे दिए गए अवयव का परिवर्त कहते हैं। यदि ए एक दिया गया अवयव है तो ए के परिवर्त को ए डैश या AT से निरूपित करते हैं। हमने लिखा है कि यदि किसी अवयव के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाए, पहले रो को पहले कॉलम से दूसरे रो को दूसरे कॉलम से इस प्रकार से अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये जो नया अवयव बनता है वो दिए गए अवयव का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कहलाता है। और परिवर्त को अगर ए कोई दिया गया अवयव है तो ए के परिवर्त अवयव को ए डैश या AT से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। माना a बराबर 1 - 4 3 2 9 0। इस प्रकार से ये ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। पहले रो को पहला कॉलम बना दिया जाए अगर, दिस इम्प्लाई AT या फिर A डैश इज इक्वल टू, पहले रो को मैंने कहा पहला कॉलम यानी कि 1 - 4 3, दूसरे रो को दूसरा कॉलम यानी कि 2 9 0। इस प्रकार से अगर बना दिया जाए
तो ये AT कहा जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ A कहा जाएगा। ये इस प्रकार से आप जानते हैं कि ट्रांसपोज इस प्रकार से समझ में आ सकता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ट्रांसपोज से जुड़ी हुई एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आप उनको समझने का प्रयास करें। अगर दो अवयव इस प्रकार से A इंटू बी जिनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सके, तो इनका जो ट्रांसपोज A डैश मैंने लिखा AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर तीन मैट्रिक्सेस हैं जिनके आपस में मल्टीप्लिकेशन किए जा रहे हैं ABC होल डैश, तब ये हो जाता है C डैश B डैश और A डैश के बराबर। इन प्रॉपर्टीज़ के जो है कि प्रूफ भी दिए गए हैं आपके बुक में, आप चाहेंगे तो इनके प्रूफ भी तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या होने वाली नहीं है, प्रूफ बहुत छोटे से हैं, आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो बता भी दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सामने। आगे बढ़ूँगा। अब मैंने कहा परिवर्त अवयव से ही संबंधित आगे की बात की जाएगी। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव की। सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर एक लाइन में समझें तो A डैश इज इक्वल टू A, यदि कोई दिया गया वर्ग अवयव इस प्रकार से है कि ट्रांसपोज ऑफ A स्वयं A के बराबर हो जाए, तो इसे हम सममित अवयव कहते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैथमेटिकल रूप से कैसे डिफाइन करते हैं? यदि एक दिया गया वर्ग अवयव A बराबर Aij n क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर n का लिया जा रहा है। यदि एक दिया गया वर्ग अवयव A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, तो A डैश इज इक्वल टू Aj n क्रॉस n। A डैश इज इक्वल टू Aj n क्रॉस n फॉर ऑल I and J, एंड A डैश इज इक्वल टू A, यानी कि Aij इज इक्वल टू Aj, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं, इसको Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल I एंड J। इस प्रकार से कंडीशन आती है, यानी कि अगर Aij Aj के बराबर, यानी कि Aij को Ji में अगर बदल दिया जाए तब भी मैट्रिक्स में कोई बदलाव ना हो, तो इस अवयव को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और बहुत आसान तरीका है यहाँ पर इसके एग्जाम्पल समझने का। आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि कोई दिया गया वर्ग अवयव, ध्यान रखिएगा, वर्ग अवयव हमेशा होगा सिमेट्रिक। कोई दिया गया वर्ग अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि सममित अवयव कहलाता है, यदि उसका ट्रांसपोज दिया गया मुख्य अवयव ही हो जाए, यानी कि A डैश इज इक्वल टू A हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल समझने में। एग्जाम्पल आपको ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, समझने का प्रयास करें। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 3 9, पहले ऑर्डर 3 से लेके चल रहा हूँ आपको, उसके बाद 1 2 4 1 2 4, इस प्रकार से। लेट A इज इक्वल टू इस प्रकार से हो गया। जरा इसका आप ट्रांसपोज करके देखें, दिस इम्प्लाई AT इज इक्वल टू AT। इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना दीजिए, यानी कि 2 1 2। इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दीजिए, यानी कि 1 3 4। इसका थर्ड कॉलम थर्ड रो बना दीजिए, यानी कि 2 4 9। उसके बाद आप मैच कराएं कि क्या वास्तव में सही है। AT A के बराबर है, वो 2 1 2 2 1 2 1 3 4 1 3 4 2 4 9 2 4 9। हो सकता है कि एग्जाम्पल में आपको समझ में ना आया हो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ। का प्रयास करें अगला एग्जाम्पल, जैसे
लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल डायगोनल सेट करना। विद्यार्थी ध्यान दें कि कैसे हम ऑर्डर 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सारे लिख सकते हैं, जितने मैट्रिक्स चाहें उतने लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम प्रिंसिपल डायगोनल ए बी सी इस प्रकार से फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो भी 3 एलिमेंट, अभी 3 एलिमेंट लिखा हमने, अभी आपके पास 6 एलिमेंट और बचे हैं ऑर्डर 3 के लिए। तो इधर जो क्रम होगा, जो एलिमेंट्स का वही क्रम इधर से इधर को लिया जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं कहूँ एच जी एफ, तो यहाँ पे भी एच जी एफ इस क्रम में लिया जाएगा। अब तो पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक बार आपको समझाता हूँ यहाँ पे ए टी लेके। दिस इम्प्लाई ए टी इज इक्वल टू, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए ए एच जी, इसके सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए यानी कि एच बी एफ, इसके थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए यानी कि जी एफ सी। अब जरा आप इसको मैच करें, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे ऑर्डर 3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने में आपको कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं ऑर्डर 2 का एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो इस प्रकार से दे सकता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी, इनको आप फिक्स रखें। जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी कर दिया। अब जरा इसको ए टी लेके देखें, ट्रांसपोज ऑफ ए लेके देखें, तो इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम कर दीजिए यानी कि ए डी कर दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दीजिए यानी कि डी बी कर दीजिए। आप जरा इसको मैच कराएं, ए डी बी, सॉरी डी बी, कोई ऐसी समस्या नहीं। मैंने कहा कि ऑर्डर 2 के लिए आप सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को फिक्स कर दीजिए, उसके बाद 2 एलिमेंट और बचते हैं तो 2 एलिमेंट यहाँ सेम एलिमेंट कर दीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आगे करूंगा बात मैं एस के सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यानी कि प्रतिसममित आव्यूह की, तो इन टेक्निक्स को आप विशेष रूप से यहाँ पर नोट करें। और विद्यार्थियों को मैंने कहा कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन, क्योंकि इन चीज़ों को एक बार समझने के बाद कभी भी भूलने वाली चीज़ें नहीं है ये। अगले मैट्रिक्स की बात करने वाला हूँ विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए आई जे n क्रॉस n इज इक्वल टू माइनस ए जे आई n क्रॉस n फॉर ऑल i एंड j। कहने का मतलब ये हुआ कि अब की बार अर्थात a डैश इज इक्वल टू माइनस a, अगर किसी दिए गए आव्यूह को विषम सममित हमको चेक करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई दिया गया आव्यूह अगर हमारे पास है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और अगर ट्रांसपोज उस माइनस ए के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये दिया गया आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ये मैथमेटिकल कंडीशन ए आई जे एन क्रॉस एन इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का मतलब ही यही होता है कि इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया गया है, या फिर हमने इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार से लिख रखा है। आगे बढ़ता हूँ, इसको समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे समझने वाली बात है तो एग्जाम्पल देते समय हम ध्यान में रखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे 0 होगा, तभी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो सकता है, अन्यथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकता है।
तो सबसे पहला काम यही है, प्रिंसिपल डायगोनल को फिक्स कर दिया जाए। इस प्रकार से मैंने 0 0 0 कर दिया है। उसके बाद क्रम वही रहेगा, इधर से इधर जाएंगे और इधर से इस प्रकार से जाएंगे। अब की बार ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे हम ए बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पे -a -b और -c लेना पड़ेगा। यानी कि इस तरफ के जो क्रम होंगे वो इस तरफ के क्रम तो वही रहेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ज़रा आप ध्यान दें, दिस इम्प्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, आप सीधे बताएं हमको ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0ab, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम यानी कि -a 0c, थर्ड रो को थर्ड कॉलम यानी कि -b -c 0। इस प्रकार से ये हो गया है। ये ए है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए है। जरा अब -a निकाल के देखें, दिस एंड -a इज इक्वल टू, माइनस का मतलब ये भी एक क्वांटिटी है, -1 आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स में यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। तो 0 तो 0 रहेगा, -a -b हो जाएगा, यहाँ पे +a 0 -c हो जाएगा, यहाँ पे b c और 0 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a शायद आपके पास कंप्लीट हो चुका है। 0ab पूर्ण रूप से आप मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नोट में एक लिख सकते हैं, नोट में यहाँ पे विद्यार्थी लिख सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार कि कोई भी दिया गया अवयव स्क्यूसिमेट्रिक केवल तभी होगा जबकि उसका प्रिंसिपल डायगोनल शून्य होगा। कोई भी अवयव स्क्यूसिमेट्रिक यानी कि विषम सममित केवल तभी होगा जबकि उसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा शून्य होगा। तो इस प्रकार से आप सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक बातें भी समझ चुके हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं आज कि आपको समझना है किसी भी वर्ग अवयव का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि उसका सारणिक मान। तो लिखूंगा वर्ग अवयव का सारणिक मान, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस प्रकार से एक हेडिंग आपके सामने है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसको पूर्ण रूप से समझना है। और मैं तो बता चुका हूँ पहले से भी, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो आपका मैट्रिसेस का टॉपिक चल रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम होती है। विद्यार्थी इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, चाहे वो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हों, चाहे बोर्ड्स देने वाले हों, जो भी स्टूडेंट्स हों, यहाँ पे गलतियाँ कहीं नहीं होनी चाहिए किसी से भी। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये वास्तव में सारणिक मान है क्या, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू है क्या, अवयव का ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू है क्या। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा गया है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता क्या है। तो आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई दिया गया वर्ग अवयव ए है तो इसके डिटर्मिनेंट मान को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस प्रकार से लिखते हैं। ये इसको कुछ लोग मॉड ऑफ ए पढ़ते हैं, जो कि गलत तरीका है पढ़ने का। उसको मॉड ऑफ ए यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर ए का सारणिक, इस प्रकार से। और ए का जो सारणिक होता है वो उस दिए गए अवयव का एक संख्यात्मक मान होता है। तो इस संख्यात्मक मान को ज्ञात करने का क्या तरीका आपके यहाँ बताया जा रहा है, आप समझने का प्रयास करें, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करें। लेट ए इज इक्वल टू 9732 इस प्रकार से दिया गया है। ये एक वर्ग अवयव है, तो दिस इम्प्लाई इसका सारणिक मान को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9 × 2 - 7 × 3, यानी कि ये 9 2 जा हो जाएगा 18 -7 3 जा हो जाएगा 21।
ये -3 रिजल्ट हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाती है? -3। तो ये तो बहुत आसान है, आप इधर से इधर को क्रॉस करते हैं, माइनस करके कर देते हैं ऐसे, तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर 3 के एक मैट्रिक्स की बात करें, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको भी आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, मैं इसको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा देना है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट करें। आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑर्डर 3 के एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू की। तो डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के जरिए। लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 4 6 1 0 9 2 -1 3 इस प्रकार से। चलिए प्लस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लस कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं 2 के साथ लूँगा तो इस प्रकार से, विद्यार्थी कुछ अध्यापक अलग अलग तरीके से बताते हैं, बहुत लंबा चौड़ा तरीका बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो तरीका बताता हूँ आपको थोड़ा सा पहली बार समस्या होती है, लेकिन उसके बाद समझने में बहुत आसान होता है ये, और लिखना भी कम से कम पड़ता है। जब आप 2 यहाँ पे ले रहे हैं तो 2 से जाने वाले रो और इसके कॉलम को आप नेगलेक्ट करेंगे, और नियम वही है जो नियम आपको शुरू में मैंने बताया था, यानी कि 0 × 3 -1 × 9 इस प्रकार से। अब प्लस माइनस इस क्रम में आता है, यहाँ पे -4 के साथ क्या आएगा यहाँ पे, इससे जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद ये और ये, यानी कि 1 × 3 -2 × 9 इस प्रकार से। आगे +6 के साथ क्या आ जाएगा, +6 का मतलब 6 से जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 1 × 1 -0 × 2 दे रहा है, इस प्रकार से। आगे बढ़ता हूँ, ये हो जाएगा 2 0 -9 -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 -18 +6 के साथ हो जाएगा 1 -0। आगे बढ़ूँगा -18, और यहाँ पे ये सीधे दे देगा, ये प्लस का 60 दे रहा है, चूँकि ये हो जाएगा 15 15 चौको 60, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं ये, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। आगे बढ़ूँगा, इसको जोड़ घटा सकते हैं आप, ऐसी कोई समस्या नहीं है, छोड़ता हूँ यहीं पे। तो यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना आप जान चुके हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है आपको। अब अगर हम एक विशेष बात आपसे करने वाले हैं, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। दिस इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर 0 के साथ, पहला तो 0 है तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, उससे जो भी लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। -a के साथ क्या लिखने वाला हूँ, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो हो जाएगा ये -a × 0 -c × -b इस प्रकार से आ रहा है। और +b के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो ये हो जाएगा -a × -c माइनस हो जाएगा 0, ऐसे हो जाएगा। ये 0 दे रहा है, यहाँ पे -a है, यहाँ पे 0 है, यानी कि -a, और ये हो जाएगा BC +b यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस का AC आने वाला है, बाकी आगे 0 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी कहीं पे गलती हो चुकी है भाई, यहाँ पे है -a इस प्रकार से है, यहाँ पे है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे BC, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का B, और ये प्लस का AC हो जाएगा, समझने वाली बात है। यहाँ पे -ABC और +ABC यानी कि 0 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा। इस चीज़ को विद्यार्थी नोटेट करेंगे, यहाँ पे अपना नोट पॉइंट बनाएंगे इसको, कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगा। आप चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे सकता हूँ, विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू मैं और बताना चाहता हूँ, आपको समझना होगा यहाँ पे।
जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने कहा आपसे लेने के लिए, लेट ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर 3 का ही ले रहा हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। यहाँ पे 2 4 6 यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे -2 4 -6, यही तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप जानते हैं लिखना पहले से। तो डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के साथ जो भी होगा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे -2 के साथ यहाँ पे आएगा अगली क्वांटिटी, ये रो और ये कॉलम यहाँ पे नेगलेक्ट किया जाएगा, यानी कि -2 × 0 -4 × 6 इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे आ रहा है यहाँ पे -4 के साथ इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा -2 -6 माइनस हो जाएगा ये 0। सॉल्व करेंगे हमको, ये 0 है ही। यहाँ पे -2 के साथ क्या हो रहा है, 0 -24 इस प्रकार से, -4 के साथ यहाँ पे हो रहा है, ये हो जा रहा है 18 प्लस का हो रहा है, सॉरी 12 हो रहा है, आगे 0 हो जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 48, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 48 यानी कि 0। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी थी कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होता है, आगे क्वेश्चंस में इसको हम लोग यूज करेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं आगे बात करने वाला हूँ, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आगे बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैं दोनों की परिभाषाएं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, दोनों को डिफाइन करने वाला हूँ, लिख के डिफाइन करने वाला हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है व्युत्क्रमणीय अवयव की। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको हम हिंदी में डिफाइंड करें तो इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं कि यदि किसी दिए गए वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सके तो उसे हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं कि यदि किसी दिए गए वर्ग अवयव का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। यदि किसी दिए गए अवयव का सार्डिक मान 0 ना हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँगा ये क्या नाम है, अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। यहाँ पे कंडीशन लिखी गई थी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन हो जाती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब अव्युत्क्रमणीय अवयव के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यानी कि अव्युत्क्रमणीय, यानी कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हुई तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि उसका व्युत्क्रम अवयव, उसका इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। इस प्रकार से बातें आती हैं। आगे बात करेंगे हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, यानी कि किसी दिए गए अवयव का माइनर और कोफैक्टर किसे कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी हमेशा परेशान होते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी यहाँ पे होने वाली नहीं है, आपको पूर्ण रूप से समझने वाली है सब सारी बातें।
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में लिखना आवश्यक है यहाँ पे। उपसारणिक और कोफैक्टर का मतलब होता है सहगुणनखंड। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप जानते हैं वर्गाव्यूह की बात की जा रही है यहाँ पे। क्योंकि नोट्स आपको दिया जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखावट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या लिखा जा रहा है। नोट्स आपको अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बातें सबसे महत्वपूर्ण की जा रही हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। माइनर का मतलब उपसारणिक, कोफैक्टर का मतलब सहगुणनखंड। इस प्रकार से होता है। और किसका होता है ये होता है किसका? ये वर्गाव्यूह को होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो यहाँ पे मैंने आपको कह रखा है। तो बात करूँगा सबसे पहले उपसारणिक की। उपसारणिक यानी कि माइनर। यदि किसी दिए गए वर्गाव्यूह के किसी तत्व aij का उपसारणिक ज्ञात करना है तो उस तत्व से जाने वाले पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर या फिर निकाल देने पर प्राप्त होता है। हमने लिखा कि यदि किसी दिए गए वर्गाव्यूह के किसी तत्व aij का उपसारणिक ज्ञात करना है तो उस तत्व से जाने वाले पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है। आप इसको समझने का प्रयास करें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मैं एक सबसे पहले लेने वाला हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। ये भूलने वाली बातें हैं, विद्यार्थी को भूलते बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ से ले रहा हूँ 2 0 4 3 2 1 1 2 0। ये ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो गया है। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ A11 बराबर 2 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा, आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे हो जाएगा इसका रो और इसका कॉलम हम नेगेटिव करेंगे तो ही मिलेगा 2 2 1 0 इस प्रकार से। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही 2 गुणे 0 माइनस 2 गुणे 1 इस प्रकार से, यानी कि 0 माइनस 2 यानी कि ये -2 हो गया। ये तो A11 का उपसारणिक हो गया, यानी कि ये माइनर हो गया। अब की बार मैं बात कर रहा हूँ A12 यहाँ पे क्या है, यानी कि ये एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इससे जाने वाला रो और कॉलम को नेगलेक्ट करूँगा का उपसारणिक इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, आप समझने का प्रयास करें, 3 1 1 0। इसका फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है 0 -1 यानी कि -1।
ये तो उपसारणिक अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का आप यहाँ पे माइनर यानी कि उपसारणिक कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे सहगुणनखंड की यानी कि कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर का नियम ही यही है, यदि किसी, समझ लीजिए विद्यार्थी यहाँ पे समझना है, यदि किसी उपसारणिक को धन या ऋण चिन्हों के साथ संबंधित कर दिया जाए या प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इसे सहगुणनखंड कहते हैं यानी कि कोफैक्टर कहते हैं। विद्यार्थी को रट लेना है यहाँ पे पूर्ण रूप से, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपको जब उप सारणी निकालने की बात हो तो सीधे सीधे उस तत्व से जाने वाले रो और कॉलम को आप निगलेक्ट करेंगे और फटाफट रिजल्ट निकालेंगे। इसके बाद अगर आपको कहा जाए कि सहगुणनखंड निकाले यानी कि कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि कोफैक्टर को हमेशा प्लस माइनस से प्रतिबंधित करना पड़ता है। तो प्रतिबंधित करने का नियम यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस मार्कर का यूज कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आने वाली बातें हैं। यहाँ पे उपसारणिक नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सहगुणनखंड बराबर -1 टू पावर 1 + 1। बाकी आगे का पूरा काम वही होगा यानी कि -2 पहले से आपका रिजल्ट आ रहा है यानी कि -1 टू पावर 2 यानी कि पॉजिटिव बनेगा यानी कि -2 बनेगा। इसका भी 2 उपसारणिक यहाँ पे काट के क्या लिख रहा हूँ, सहगुणनखंड। सहगुणनखंड, तो सहगुणनखंड से आपको क्या समझना है, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो है ही -1 तो पहले से है आपके पास, यहाँ पे -1 टू पावर 1 + 2 कर देते हैं यानी कि -1 टू पावर 3 यानी कि -1 यानी कि आपको बढ़ना है माइनस इंटू माइनस यानी कि आपका हो गया ये +1 हो गया। बस अब तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप तो पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए सबको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। कई बार विद्यार्थियों के प्रश्न में, परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी, यार कॉम्पिटिटिव में बड़े आसान सवाल पूछे जाते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे 2 1 3 या फिर जैसे मैंने कहा कि 2 5 कर दिया मैंने, ये इसको B नाम दे दिया गया। कहा गया कि B में 1 का आपको फैक्टर बताएं या फिर 1 का उपसारणिक बताएं। तो 1 का अगर मैं उपसारणिक बताऊंगा यानी कि माइनर बताऊंगी तो वो 2 होगा, माइनर क्या होगा, 2 होगा। और इस एलिमेंट का जो यहाँ पे कोफैक्टर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है, पूर्ण रूप से कोई ऐसी समस्या नहीं है यहाँ पे। आज इस वीडियो को पूर्ण करूँगा यहाँ पे और बाकी आगे की बची हुई बातें आपसे की जाएंगी, लेकिन इसके संबंधित नोट्स जो होगा वो यहीं पे इसी वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।